गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो हमने पढ़ा था शायद एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अब वो चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब आप लोगों में से कई लोगों का क्वेश्चन होगा सर कि इसके बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व नहीं किए। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स कराना वीडियो बना के उनके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी हम नया चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले थ्योरी पार्ट और डेरिवेशन पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट में कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जो मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ा है उसमें एक न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी। तो आज हमारा जो नया चैप्टर स्टूडेंट्स वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो स्टूडेंट जैसे कि हमें सभी को पता है कि एक हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से आप लोगों को सुना होगा या आपके थोड़ा बहुत जानकारी होगी इस बारे में कि जो बार मैग्नेट्स होते हैं नॉर्थ, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वो एक दूसरे मैग्नेट्स को या आयरन मटेरियल को या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं। सभी को पता है दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपल भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे स्टूडेंट्स हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इट इज द स्पेस अराउंड a charge up to which its force can be experienced। एक चार्ज के अराउंड एक रीजन की हमने बात की थी, जिस रीजन तक वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है, उस फील्ड, उस स्पेस को या उस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली स्टूडेंट्स वैसे हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की हम अगर बात करें स्टार्टिंग से, तो अभी तक तो हमें काफी कुछ पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस कर सकती है। बट फिलहाल अगर हम पुराने टाइम पे जाए तो वहां पे क्या हमें मैग्नेट्स ही पता थे। अब मैग्नेट्स के हम सिंपल सा एग्जांपल लेके चलिए बार मैग्नेट का, जिसमें नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। तो ऐसे ही इसके अराउंड स्टूडेंट्स एक स्पेस होगा, द स्पेस अराउंड दैट मैग्नेट अप टू व्हिच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा डेफिनेशन ये है मैग्नेटिक फील्ड की, द स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट और अ मैग्नेट अप टू व्हिच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी तक हमें यही पता था, हम कुछ सालों पहले, कुछ सेंचुरीज पहले की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक बार मैग्नेट चाहिए और वी कैन से कि एक मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। बट ऐसा नहीं था। एक साइंटिस्ट हुए हमारे ऑस्टेड, इन्होंने स्टूडेंट्स एक एक्सपेरिमेंट किया, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा अच्छे से। एक्सीडेंटली इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से इनको ये पता लगा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ये डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुई थी, इसमें कोई और नहीं आएंगे। तो फिलहाल अब हमें ये पता है स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक बार मैग्नेट तो है, वो तो पहले से प्रोड्यूस करता था। जो नई डिस्कवरी हुई थी, जो ऑस्ट्रेट ने हमें बताया था, उसने बताया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। और इसका उन्होंने वेरीफाई कैसे किया? उन्होंने ये देखा कि जब भी हम एक मैग्नेटिक कंपास की बात करें स्टूडेंट्स, आपको पता होगा मैग्नेटिक कंपास में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ। तो सपोज ये कंडक्टर है एक, तो इस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में ही फाउंड दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल, एंड व्हेन some current flows through that conductor, there is a deflection. There is a deflection produced in the compass needle, and this experiment shows that a current carrying conductor can produce magnetic field. इस जस्ट आप एक चीज ध्यान समझनी होगी, कंपास नीडल केवल मैग्नेटिक फील्ड में ही डिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस केस में ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता होगा कि अर्थ भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसको हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेपरेटली। तो अभी ये बैलेंस्ड है स्टूडेंट्स ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे हम यहाँ पे इस कंडक्टर के थ्रू करंट पास कर रहे हैं, हम देखते हैं कि इसमें हम क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपीरियंस किया कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन कंपास। तो उन्होंने सोचा कि इसका मतलब यही कंक्लूजन निकलता है यहाँ से कि अगर एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पहले से बैलेंस किया था इस मैग्नेटिक कंपास को, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस हुआ है, नया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है जिसने इसका पोजीशन को डिस्टर्ब किया। ठीक है स्टूडेंट्स। और यहीं से पहले पता लगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हो गया हमारा करंट के बारे में, ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी स्ट्रेंथ की।
एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर सकता है, बट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, और किन वैल्यूज पे वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। तो इस वजह से हमारे पास कई शेप के कंडक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकता है, we can have a circular current carrying conductor, we have this type of conductor, this is called helical form, or we can say simply say solenoid। अभी सारे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हम। फिर कुछ और शेप के कंडक्टर्स हो सकते हैं टोरॉइडल फॉर्म के भी। तो अगर इन सारे कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो इसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नया लॉ दिया, उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। बायर्ट-शावर्ट लॉ, बायर्ट-शावर्ट लॉ, ये पहला वो लॉ था या पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए कुछ काम किया, एप्रीहेंसिव काम किया। उसकी स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, इन्होंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में बताया लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको ये समझना पड़ेगा, दिस लॉ डील्स विद ओनली स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे नोट डाउन कर लेता हूं स्टूडेंट्स, दिस लॉ डील्स विद स्मॉल करंट एलिमेंट्स ओनली, करंट एलिमेंट्स ओनली। मतलब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक बहुत लंबा कंडक्टर, सपोज कोई स्ट्रेट कंडक्टर लेके चल रहे हैं जिसकी लेंथ काफी ज्यादा है, सपोज को से 1 मीटर, तो स्टूडेंट्स ये लॉ हम डायरेक्टली इस कंडक्टर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कंडक्टर स्टूडेंट्स या जो ये लॉ है ये केवल एप्लीकेबल है फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट्स। तो हमें स्मॉल करंट एलिमेंट ही चूज करने पड़ेंगे। अब चूज कैसे करना है हमें, हम पहले वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंडक्टर का शेप, क्योंकि डिफाइन नहीं है हमारे पास, कंडक्टर शेप कैसे भी हो सकता है। और सबसे अच्छी बात इस लॉ की ये है स्टूडेंट्स, ये जो लॉ है बायर्ट-शावर्ट लॉ, ये किसी भी शेप ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का शेप कैसे भी हो, स्ट्रेट हो, सर्कुलर हो, या जो दो शेप मैंने और बनाए थे उन सभी के लिए ये हर जगह एप्लीकेबल है। सबसे अच्छी बात इसकी है। तो अब हम बात करें कि बायर्ट-शावर्ट लॉ ने लॉ क्या दिया था, इनका लॉ क्या था। तो इन्होंने एक कंडक्टर लिया, सपोज को हम एक कंडक्टर ले लेते हैं स्टूडेंट्स विद आर्बिट्ररी शेप, दिस इज सम कंडक्टर XY। सिर्फ उसका शेप स्ट्रेट भी नहीं है, सर्कुलर में, एक इरेगुलर शेप का मैं कोई कंडक्टर ले लिया। सपोज दिस कंडक्टर कैरीज सम करंट I, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू बायर्ट-शावर्ट लॉ वी कैन से the magnetic field induction can be calculated only for the small current elements। हम इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, पर लॉ हमें इसके लिए अप्लाई करना है बायर्ट-शावर्ट लॉ, और बायर्ट-शावर्ट लॉ केवल डील करता है स्मॉल करंट एलिमेंट्स के लिए। तो हम एज अ होल इस कंडक्टर को नहीं लेके चल सकते, हमें स्मॉल एलिमेंट्स करके इसे ट्रीट करना पड़ेगा, और देन फिर हम इंटीग्रेशन मेथड से टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, वी टेक a small current element, this small current element, इसको हमने नाम दिया स्टूडेंट्स A। This is a small current element and it's having length dA। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक चीज और आती है कि सर व्हाट इज करंट एलिमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक छोटा सा लेंथ लिया है, एक एलिमेंट लिया हैविंग AB हैविंग लेंथ D, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको पता है कि लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको वेक्टर में लगा दिया हमने। अब इसको हम करंट एलिमेंट कब बोलेंगे, आपको पता है स्टूडेंट इसमें करंट भी फ्लो हो रही है, जैसे कि अभी तक हम कुछ इस तरह से था AB, दिस इज ओनली द लेंथ, बिकॉज सम करंट फ्लोज थ्रू दिस एलिमेंट, देयरफॉर दिस एलिमेंट इज ट्रीटेड एज करंट एलिमेंट। इस पूरे एलिमेंट को हम करंट एलिमेंट बोल सकते हैं, जिसका हम बोलेंगे, जिसकी लेंथ, इस करंट एलिमेंट का नाम देंगे ID, where I is the current flowing through the current element and dl is the length of that current element। तो स्टूडेंट्स हमने पहले क्या किया, क्योंकि जो ये लॉ है वो डील करता है ओनली फॉर द स्मॉल करंट एलिमेंट्स, तो हमने एक आर्बिट्ररी शेप का करंट एक कंडक्टर चूज कर लिया। उसके बाद हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट चूज किया AB। फिर कंफ्यूजन नहीं हुई है स्टूडेंट्स कि AB को मैं करंट एलिमेंट क्यों बोल रहा हूँ, इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो DL है, वो एक स्मॉल एलिमेंट है, बट क्योंकि इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है इस पूरी वायर में,
तो इसको हम पूरा एज अ करंट एलिमेंट ट्रीट करेंगे और उसको हम नाम देंगे आईडी। तो जब भी स्टूडेंट्स मैं करंट एलिमेंट की बात करूं आगे किसी भी लेक्चर में, तो आपको समझना है करंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आईडी। और आपको ध्यान रखना वेक्टर भी आपको उस पर लगाना पड़ेगा। और जो करंट एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। Vector quantity. Now, what is the direction of this current element? Simple, sir, students. The direction of current element, it means ideal, is given by the direction of current. जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, उसी डायरेक्शन में हम करंट एलिमेंट की डायरेक्शन की देंगे, या उसी की डायरेक्शन को हम करंट एलिमेंट की डायरेक्शन की एज्यूम करने वाले हैं इस पूरे डेरिवेशन में, या फिर आगे जितने भी हम डेरिवेशन करेंगे। तो ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा करंट एलिमेंट के बारे में। करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और the direction of this current element is given by the current itself. So we chooses a current element, small current element AB. And suppose we have to find magnetic field at this point. ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इस पॉइंट P पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। एंड सपोज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P from the current element is taken as r vector. This is the displacement vector. क्या है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर ट्रीट करें। अगर हम बात करें केवल इसका मैग्नीट्यूड की तो केवल r होगा, बट हम इसे ऐसे वेक्टर ट्रीट करेंगे यहाँ पे। तो सपोज द सेंटर ऑफ दिस करंट एलिमेंट इज O. AB is the current element and the center of current element is O, and a distance of point P where we have to find the magnetic field induction is r distant from the center O of the current element. And suppose the angle between this angle taken as theta. Now what is this angle? This is the angle between ideal, or we can say current element, and the radius vector, or we can say the r vector. Clear students, हमें theta क्या है? This is the angle between current element and r vector, which is the distance of point from the center of the current element. तो students, अब हम बात करते हैं इस डेरिवेशन की या फिर इस लॉ की। इस लॉ में क्या होगा? इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल। मैं फिर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको, ताकि आपको ये ध्यान लगेगा इस चीज को। करंट एलिमेंट को आइडियल बोलते हैं। इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। ध्यान रखना आपको स्टूडेंट्स, ये लॉ केवल स्मॉल करंट एलिमेंट्स के लिए डील करता है, ये पूरी वायर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। The magnetic field induction due to small current element depends on point first। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम बात कर रहे हैं, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये छोटा सा एलिमेंट है AB, तो ये इस पॉइंट P पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इट मींस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय दिस एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज डिनोटेड बाय dB। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं B से, ये ध्यान रखना है आपको। तो द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल करंट एलिमेंट AB is given by dB, and according to Biot-Savart law, this magnetic field induction is directly proportional to I. It means strength of current flowing through the current element. Second, that directly proportional to length of current element, which is dl. Third one, directly proportional to sin theta, where theta मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स। थीटा यहाँ पे, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द आर वेक्टर। वी कैन से दैट दिस इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड आर वेक्टर। एंड लास्ट वन, this magnetic field is inversely proportional to r square, or we can say what is the distance of point P where we have to find the magnetic field induction from the center of a current element O। तो इन चार को ऑब्जर्व किए, डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है स्टूडेंट्स, बायोट-सावर्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इन्होंने, उसके बाद
और फिर यहाँ से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला है कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट वो करंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, लेंथ ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, साइन थीटा पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, और डिपेंड करेगा इनवर्सली विद आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन कंबाइनिंग दीज फोर इक्वेशंस वी गॉट dV is proportional to IDL sin theta upon r square. And then अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करेंगे with some constant, and here the constant will be mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विल बी 10⁻⁷। अब इन स्टूडेंट्स की यूनिट क्या होती है, तो उस यूनिट्स को जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, or we can say B vector is Tesla. Denotation capital E से। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो फिलहाल हम इसकी बात की एसआई यूनिट की, व्हिच इज टेस्ला। नाउ यू कैन राइट द एसआई यूनिट ऑफ दिस वैल्यू। सो अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, दिस इज टेस्ला, दिस इज एम्पियर, दिस इज मीटर, दिस इज लेंथ dl मीटर, दिस इज मीटर स्क्वायर। तो आप अगर सॉल्व करें ध्यान से देखें इस चीज को, तो स्टूडेंट इसकी यूनिट आएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज mu naught upon 4 pi। एंड व्हाट इज mu naught? आपको स्टूडेंट्स ध्यान होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे हमने एक टर्म यूज की थी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे जो म्यू नॉट है ये भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी हम बात करेंगे परमेबिलिटी, इसे बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये स्टूडेंट्स परमिटिविटी, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिएगा। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये हमारे पास म्यू नॉट which is known as permeability of free space। तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। म्यू नॉट इज इक्वल टू, देखिए आप क्या है आंसर, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा बायट शॉर्ट लॉ का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स की। पहली बात आपको समझना है इस लॉ में कि दिस लॉ ओनली डील्स विद द स्मॉल करंट एलिमेंट, और इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कितना मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है, वो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आई डीएल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फिर वहां से हम चारों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे और फिर हमारे पास आता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो सर ये तो स्टूडेंट्स ये तो वही वाली बात किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन, सॉरी क्या मैग्नीट्यूड की। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन? मैंने अभी बताया था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब हमें चाहिए इसकी डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो हम डायरेक्शन थोड़ा लिख लेते हैं, क्या होती है द डायरेक्शन ऑफ, चलो हम डायरेक्टली बी लिख लेते हैं बेटा, डायरेक्शन ऑफ, चलो पूरा लिख लेते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन is given by right hand thumb rule, or we can say right hand rule simple। तो राइट हैंड रूल की हम बात करें, या फिर थोड़ा सा अगर उसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, अब कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर ये कहां से है, तो इसको हम अगर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें, और आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा, तो मैं सिर्फ नोट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। हम डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं इसकी, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अभी तक जो हमने फॉर्मूला
लिखा हुआ है वो था म्यू नॉट, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला मैंने लास्ट ड्राइव किया हुआ था। अब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स पता है कि मैग्नीट्यूड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसे हमें। जैसे कि आप थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट टर्म है और एक स्केलर क्वांटिटी, ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। सिमिलरली करंट की हम बात करें तो आपको पता है स्टूडेंट्स, करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और थीटा तो बेटा हमेशा स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो आप बचा दो टर्म्स हमारे पास, डीएल एंड आर स्क्वायर। तो आपको पता है डीएल और आर दोनों ही मैंने वेक्टर ट्रीट किए हैं। तो इसको लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखेंगे इसको। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो इस यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने आर का मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। आप देख सकते हैं इसको, आर का मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे भी डिवाइड किया हमने, तो नीचे आर क्यूब बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस टर्म, थोड़ा ध्यान से देखिए उसको, डी एल आर साइन थीटा। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, पुराना लास्ट ईयर पे हमने पढ़ा था बेटा, वो था ए बी साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये पता है आपको क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए क्रॉस बी। शायद आपको ध्यान होगा फॉर्मूला, वेक्टर प्रोडक्ट। और साथ में आपको ये पता होगा ना सी कैप भी होता है, मींस द डायरेक्शन। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, दिस टर्म इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए क्रॉस बी एंड सी कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी उसको रिकॉल लिख सकते हैं, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, दिस रिटन एज डी एल वेक्टर क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड dB इज गिवन बाय dl क्रॉस r। और आपको स्टूडेंट्स ध्यान होगा, वेक्टर प्रोडक्ट में जब भी हम बात करते डायरेक्शन की बात करते थे तो हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते थे। तो आप कुछ थोड़ा रिकॉल करें, सपोज दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b एंड सपोज वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स क्या करते थे, ए से बी की तरफ, दिस इज सेंस ऑफ रोटेशन, दिस इज एंगल थीटा। तो स्टूडेंट्स हम ए से बी की तरफ अपने फिंगर्स, राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल करते थे और थंब जिधर भी पॉइंट करेगा दिस गिव अस द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का इंस्टेंस अंदर की तरफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिख रहे हैं आप। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए डीएल क्रॉस आर की बात करेंगे तो स्टूडेंट दिस इज डी एल वेक्टर एंड दिस इज डी आर वेक्टर। What is the sense of rotation? dl cross r. What is the direction of magnetic field? This is given by the thumb, which is pointing inwards. हम क्या सकते हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, इनवर्स, अंदर की तरफ है। और अगर आपको और अच्छे से अप्लाई करना है स्टूडेंट्स तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए आप क्या कीजिए, थंब करंट की डायरेक्शन में थंब प्लेस कर दीजिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट y2x, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन थंब प्लेस करना है स्टूडेंट्स अपना, और जो आपका फिंगर्स का कर्वेचर है दिस गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस वायर की राइट हैंड साइड में पॉइंट P है। तो अगर मैं इस तरह इसको पॉइंट करूं अपनी थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यू कैन सी द फिंगर, द कर्वेचर ऑफ फिंगर इज इनवर्स ऑन द राइट हैंड साइड। अगर मैं इसको घुमाऊं इस तरह से तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्स है। और सपोज करो अगर हम यहाँ पे फाइंड करनी है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट Q पे जो इस वायर के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो आप क्या करेंगे, आप करंट डायरेक्शन में थंब तो प्लेस कर लेंगे, इस बार आपके कर्वेचर ऑफ फिंगर्स किस साइड आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट इस साइड है आपको। तो जिधर पॉइंट होगा स्टूडेंट्स वहां में आप अपने फिंगर्स का कर्वेचर लेके जाएंगे। तो इधर पॉइंट P A B साइड है, फिंगर्स का कर्वेचर इन साइड, तो इसका मींस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्स होगी। पॉइंट Q की हम बात करें तो इधर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो इस तरह से हम इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। आप ये वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। अब आपको एक चीज ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी लॉ पे बेस्ड है। फिर आपको रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स कि जब हम बात कर रहे थे कूलम्स लॉ की, तो कूलम्स लॉ में हमने बात की थी F इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ
interaction between two charged particles is given by q1 q2 upon 4 pi epsilon naught r square। तो जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, इसके बेस हमने फिर काफी फिनोमिनास डिस्कवर किए थे, काफी फिनोमिनास पढ़े थे। तो ये मेन फॉर्मूला था उस चैप्टर का। ये अगर आपको पता है तो आप बाकी चीजें इजीली अप्लाई कर सकते थे। सेम कहानी यहाँ पर भी स्टूडेंट्स, ये बायट शॉर्ट लॉ इस चैप्टर का बेस है। ये अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो बाकी सब आगे जो भी हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जो भी डेरिवेशन करने वाले हैं, उन सभी में हम इसी रूल का यूज करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो अब हम ये वीडियो काफी लंबा हो गया शायद से, तो अब हम कल एक नई वीडियो में मिलेंगे।